तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना का क्लास नंबर 6 है। और आज की क्लास में हम लोग भारतीय आयोजना का तृतीय जो चरण है, जो कि आपका 1992 से लेकर 2017 तक चला था, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो आपका आयोजना काल है वो 1951 से लेकर 2017 तक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग 3 चरणों में बांट कर पढ़ते हैं। आयोजना का जो प्रथम चरण है वो आपका 1951 से लेकर 1966 तक रहता है, जिसको हम लोग नेहरू का काल कहते हैं। और इसमें पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना को शामिल किया जाता है। उसके बाद आयोजना का दूसरा चरण आता है, जो कि 1969 से लेकर 1990 तक चलता है, और इसको हम लोग इंदिरा गांधी का काल कहते हैं। और इसमें हम लोग चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना को शामिल करते हैं। इसी की तरह हम लोग भारतीय आयोजना का तीसरा चरण भी देखते हैं, जो कि 1992 से लेकर 2017 तक चलता है, और इसको हम लोग मनमोहन सिंह का काल कहते हैं। और इसमें हम लोग 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना को शामिल करते हैं। फिर आपको बताया गया था कि जो आयोजना का तीसरा चरण है, इसमें 1991 से पहले जो भारतीय सरकार का जो प्रकृति था वो निर्देशनात्मक यानी कि आदेशात्मक था। यानी कि इसमें एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था और डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्टेड के रूप में, और कंट्रोलर के रूप में जो है वो गवर्नमेंट की भूमिका थी। वहीं 1991 के बाद देखी जाए तो यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट का अब एक तरह से वो फैसिलिटेटर यानी कि सहायता के रूप में वो काम कर रहा है। मतलब कि अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेगा, और यहीं से आपका जो है वो पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ तक कि जो है वो हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 2012 से लेकर 2017 तक देखने को मिलता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो आइए हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। तो बोला जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्रता एवं सततता के साथ तीव्र समावेशी विकास को सुनिश्चित करना था। हम सभी को पता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास को भी शामिल किया गया, और साथ ही साथ समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है वो ग्रोथ को भी शामिल किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता एवं सततता के साथ तीव्र समावेशी विकास को सुनिश्चित करना था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो 8% समृद्धि दर यानी कि जो हम लोग का ग्रोथ रेट था वो 8% रखा गया था लक्ष्य, टारगेट। और 4% कृषि विकास दर, और साथ ही साथ 8% जो है वो आपका औद्योगिक विकास दर भी रखा गया था। इसके अलावा देखा जाए तो 9% सेवा क्षेत्र का विकास दर जो है निर्धारित किया गया था। किंतु आर्थिक विकास की अनुमानित दर जो है वो आपका 6.78% रही, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 1% कम ही रहा था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र सततता के साथ साथ समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करना था, और इसमें जो है वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 8% रखा गया था टारगेट, जो कि आपका फुलफिल हुआ था 6.78%, यानी कि 1% कम। इसके अलावा कृषि विकास दर जो है वो उसका टारगेट रखा गया था 4%, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक विकास दर का टारगेट रखा गया था 8%, और सेवा क्षेत्र का जो है वो टारगेट रखा गया था विकास का वो 9%, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, इस योजना में सतत शब्द का प्रयोग सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया था। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डैट कुड बी सस्टेन इन फ्यूचर। मतलब कि आपके पास जो भी सीमित संसाधन है, जो भी उपलब्ध संसाधन है, आप उसका दोहन, आप उसका उपयोग इस तरीके से कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ी है इसके लिए वो संसाधन कम ना पड़ जाए। तो बस यही है। और इसमें जो है वो सतत शब्द का प्रयोग जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया था, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुविधाओं के विकास पर अधिक बल दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो सतत शब्द का जो प्रयोग है वो आपका सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया था। सोशली और आपका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के मतलब कॉन्टेक्स्ट में सतत शब्द का जो है वो सस्टेनेबल शब्द का प्रयोग किया गया था। देन हेल्थ और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका 2019 तक, इसके अलावा 2019 तक जो आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि यह शिक्षा विकास का प्रमुख संकेतक होता है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 2019 तक। तो बोला जाता है कि 2019 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि यह शिक्षा विकास का ये प्रमुख संकेतक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या आता है हम लोग आगे देखेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें हेल्थ के ऊपर, इसमें आपका ये हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, ठीक है ना। और शिक्षा विकास का प्रमुख कारण होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो इसको 2019 तक दोगुना करने का टारगेट रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। लेकिन हम सभी को पता है कि 2017 में ही आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का जब कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आपका 12वीं जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो है वो रोक दिया जाता है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और हम सभी को ये पता है कि पहले योजना आयोग था जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना लाता था, फिर योजना आयोग को स्टॉप करके फिर हम लोग जो है वो आपका नीति आयोग को प्रोड्यूस किए। नीति आयोग क्या है क्या नहीं है वो सभी के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ लेंगे, अभी इसी में आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ तक की जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि जो आयोजना का जो तृतीय जो चरण है, यानी कि तीसरा जो चरण है, इस तृतीय चरण का विश्लेषण देखते हैं क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आयोजना का जो तृतीय चरण है वो प्रथम खाड़ी युद्ध, यूएसएसआर का विघटन, घरेलू राजनीति का अस्थिरता, भुगतान असंतुलन की समस्या इत्यादि के साथ प्रारंभ हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका तृतीय चरण है, जिसमें हम लोग देखिए कि आपका 1991 की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो तृतीय चरण जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका प्रथम खाड़ी वॉर जो हुआ था वो, साथ ही साथ 1991 में ही यूएसएसआर का विघटन हो गया था। घरेलू राजनीति में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो आपका अस्थिरता थी। यहाँ पे आपका भुगतान असंतुलन हो गया, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका डिफिसिट हो गया था। तो ये सभी समस्या के साथ ये प्रारंभ होता है। देन परिणाम स्वरूप 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, 8वीं नहीं होगा यहाँ पे, शायद यहाँ पे होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना ये आपका जो स्टार्ट हुआ था आयोजना का तीसरा चरण, इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबको शामिल शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आयोजना का जो तृतीय चरण चला था इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट किए थे हम लोग, और 8वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग जो है वो स्टार्ट किए थे, इसके आगे की चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था, क्योंकि हम लोग देखे थे कि आयोजना का तृतीय चरण में ही ये सभी घटनाएं हुई थी, जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध, भुगतान असंतुलन की समस्या, यूएसएसआर का विघटन, घरेलू राजनीति का अस्थिरता, ये सभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। देन आयोजना का जो है तृतीय चरण में, जो कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट होता है, तो उसी समय 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा क्या किया गया, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, और जिसके अंतर्गत जो है वो आपका 3 आर्थिक नीतियों का जो है वो अपनाया गया, जैसे कि आपका निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया को जो है अपना लिया गया, और जिसे इंडिकेटिव प्लानिंग भी हम लोग कहते हैं, यानी कि जो है वो आपका सांकेतिक योजना। तो हम सभी को पता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सरकार के द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, और यहाँ पे एलपीजी को अपनाया गया, ठीक है। और एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया, जिसको हम लोग सांकेतिक योजना या फिर इंडिकेटिव प्लानिंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार को फैसिलिटेटर के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि सरकार जो है वो सहायता करेगा, अब इसमें सहायक के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। इसमें अब सरकार भी काम करेगा और आपका निजी क्षेत्र भी, दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है। तथा आर्थिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्रों की भूमिका में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। पहले जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, चाहे वो उत्पादन हो, वितरण हो या फिर उपभोग हो, आपका
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, यही होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें अब पहले तो केवल सरकार इसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन अब सरकार के साथ साथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम जो है करेगा, क्योंकि सरकार का भूमिका अब फैसिलिटेटर के रूप में हो गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना से। तो बोला गया कि आर्थिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्रों की भूमिका में अप्रत्याशित वृद्धि किया गया और परिणाम स्वरूप भारत की जो है समृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो भारत का भी जो है समृद्धि दर जो है वो प्रोस्पेक्टिव जो रेशियो है या फिर जो रेट है उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। किंतु रोजगार सृजन के निम्न दर के कारण भारत में रोजगार विहीन समृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई। अब देख लीजिए भारत में क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे जब आर्थिक क्रियाकलापों में प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ा, इससे तो आपका उत्पादन में वृद्धि हुआ, समृद्धि दर में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। बट यहाँ पे रोजगार सृजन जो है वो निम्न उसका स्तर रहा। दिन ऐसे में क्या हो गया कि भारत में जो है वो आपका रोजगार विहीन समृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी कि एक तरह से आपका बोला जाता है इसको जॉबलेस ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, तो ये आपका जॉबलेस ग्रोथ की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये विश्लेषण रहा। उसके बाद देख लीजिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरी पीढ़ी के सुधारों को प्रारंभ किया गया, जैसे कि आपका श्रम सुधार, भूमि सुधार इत्यादि को। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आया इसमें प्रथम पीढ़ी का जो सुधार किया गया, जैसे कि आपका एलपीजी को। लेकिन वहीं जो 9वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया इसमें दूसरी पीढ़ी की सुधारों को प्रारंभ किया, जैसे कि आपका श्रम सुधार, भूमि सुधार, इन सभी को। किंतु दक्षिण पूर्वी एशिया संकट हुआ, इन सभी के कारण जो है वो आपका समृद्धि दर में प्रोस्पेक्टिव जो रेट है उसमें क्या हो गया, कमी हो गया। और इस योजना के अंतिम वर्षों में विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह में वृद्धि के कारण समृद्धि दर पुनः तेजी होगी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे कि अगर आप देखिएगा जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ आपका प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बोला जाता है कि द्वितीय चरण का जो सुधार है इसको हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करते हैं। अब बोला जाता है कि इसमें जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत सारा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जैसे कि आपका निम्न आर्थिक समृद्धि दर, निम्न औद्योगिक विकास दर, उच्च बेरोजगारी, ये सभी हुआ था। जिसके कारण क्या थे, इसके कारण थे आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट जो कि 1997 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि पूरा साउथ एशिया का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया था। इसके अलावा देखिए तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण यहाँ पे जो है पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी बीच जो है भारत में सरकार बन रहे थे जो कि 13 दिन 13 महीने इस तरह का जो है वो चल रहे थे। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे 1999 में आपका कारगिल युद्ध हो गया था, जिसके कारण जो है वो गैर योजनागत व्यय में वृद्धि हो गई थी। दिन ऐसे में क्या हो गया, राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई और भुगतान असंतुलन की जो समस्या है वो फिर से उत्पन्न हो गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जो है क्राइसिस हुआ, आपका डिफिसिट में चला गया। इसके बाद अगर देखिएगा तो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ। इसके बाद अमेरिका के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे आर्थिक इकोनॉमिक जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण जो है भारत का निर्यात भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था। ये सभी प्रॉब्लम हो गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। बाद में क्या हुआ कि बाद में देखिएगा तो फिर से भारत का जो है वो भारत में विदेशी पूंजी का जो है अंतर्प्रवाह, यानी कि जो एफडीआई का इनफ्लो जो है फिर से स्टार्ट होता है। और एफडीआई जैसे आने लगा वैसे ही भारत में जो है वो समृद्धि दर फिर से वापस जो है वो पुनः तेजी आ गई इसमें, ठीक है। तो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण रहा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 10वीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण क्या है क्या नहीं है सो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में बचत दर एवं निवेश दर में वृद्धि के कारण सेवा निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था, हम सभी को पता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 2002 से लेकर 2007 तक था, इसमें आपका हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप देख लीजिए यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में सुधार करने के लिए आपका NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लाया गया। और 10वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग स्वास्थ्य संबंधित योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ से संबंधित भर के जो है वो आपका स्कीम वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं कि रोज़गार विहीन यहाँ बहुत ज़्यादा था, रोज़गार विहीन समृद्धि हो रहा था, आपका जॉबलेस ग्रोथ हो रहा था। देन ऐसे में आपका रोज़गार विहीनता की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे मनरेगा लाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही। तो ये हमेशा याद रख लीजिएगा। तो फिर क्या हो गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपका बचत दर है, सेविंग रेट, और जो आपका निवेश दर है यानी कि इन्वेस्टिंग रेट, इन दोनों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इसके कारण जो है वो आपका सेवा निर्यात जो है वो बढ़ने लगा, यानी कि सर्विस सेक्टर में जो है वो आपका निर्यात वो बढ़ रहा था, इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
देन सिंपल सी बात है कि परिणाम स्वरूप जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा, और जब जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ गया, ये लगभग 50% से भी ज़्यादा हो गया, तो भारत का जो है वो आर्थिक समृद्धि की प्रकृति अब कैसी हो गई, कृषि आधारित से ये परिवर्तित होकर सेवा आधारित हो गई। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है वो पहले कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते थे पूरी तरीके से, बाद में धीरे धीरे हम लोग कृषि से शिफ्ट कर गए आपका सर्विस सेक्टर की तरफ, और सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट किए, तो ये एक तरह से जो है वो आपका बढ़िया था, क्योंकि भारत का जो है वो आर्थिक समृद्धि की जो प्रकृति बढ़ने लगी इसमें। अब पहले कृषि आधारित थी, बाद में ये सेवा आधारित हो गई, कहने मतलब ये इकोनॉमिक बेस से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सर्विस बेस्ड। ठीक है, आगे देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी प्राप्त उच्च आर्थिक समृद्धि दर की जो है गति, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक जारी रहा, किंतु वैश्विक आर्थिक संकट, मानसून विफलता के कारण औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर में तीव्र गति से कमी आई। देखो क्या हुआ, सो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो एक तरह से उसका जो आपका सफलता था, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी प्राप्त उच्च आर्थिक समृद्धि दर था, इसके कारण क्या हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम वर्ष है, यहाँ पे एकदम पूरा बोलते हैं ना कि ये बहुत ही बढ़िया रहा इसके लिए, लेकिन बाद में फिर आपका वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, मानसून का विफलता होता है, इन सभी के कारण फिर से आपका औद्योगिक क्षेत्र और जो आपका सेवा क्षेत्र है, इसमें आपका वृद्धि दर में तीव्र गति से कमी आता है, फिर से आपका जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आपका कोलैप्स पड़ जाता है, क्राइसिस आ जाता है, फिर से उसका जो आपका ग्रोथ रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही साथ विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह में फिर से कमी आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एफडीआई का कमी हो जाता है, और साथ ही साथ बहिर्प्रवाह में वृद्धि हो जाता है, पैसा कम आ रहा है, एफडीआई कम आ रहा है, और आपका पैसा जो है वो ज़्यादा जा रहा है। सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि आपका निर्यात कम हो गया है, मतलब पैसा बाहर से कम आ रहा है, और आयात ज़्यादा हो गया, यानी कि पैसा आपके देश से बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो आयात हम लोग ज़्यादा हो गया था, निर्यात कम हो गया था, और इन सभी के कारण भारत का जो है उत्पादन और वितरण प्रक्रिया यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, और इसी को जो है वो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं हम कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो इतना बढ़िया सफलता रहा है, इसके कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रथम वर्ष है वो बहुत ही बढ़िया रहा था, लेकिन बाद में फिर आपका वैश्विक आर्थिक संकट होता है, मानसून विफलता होता है, इस कारण से जो है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र पूरा कोलैप्स कर जाता है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो पूरा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। फिर क्या होता है, विदेशी पूंजी का जो इनफ्लो है वो कम हो जाता है, और विदेशी पूंजी का जो है वो बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो वो ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे में भारत का उत्पादन और वितरण प्रक्रिया यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट पड़ रही है, जिसको हम लोग पोस्ट रिसेशन इफेक्ट कहते हैं, यानी कि ये आपका ये पोस्ट रिसेशन यानी कि एक तरह से मतलब कि मंदी के बाद का समय हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। बाद के वर्षों में यूरो जोन संकट आया, और आरबीआई के द्वारा अपनाई गई संकुचनवादी मौद्रिक नीति, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि इत्यादि कारण औद्योगिक एवं जो सेवा क्षेत्र है इसका समृद्धि क्षेत्र में लगातार गिरावट आती रही। सिंपल सी बात है, जब आपका पोस्ट रिसेशन इफेक्ट आया, इसके बाद क्या होता है कि आने वाले बाद के जो वर्षे हैं यहाँ पे आपका यूरो जोन एक संकट सामने आता है, ये क्या है आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो यूरो जोन संकट भी आता है, उसके बाद आरबीआई के द्वारा जो है वो संकुचनवादी मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। ये जो संकुचनवादी मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या है आप इसको जानते होंगे, एक होता है विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक होता है संकुचनवादी मौद्रिक नीति। यहाँ पे जो है वो सरकार अपने आप को मतलब ये सिक्योर लेता है, सरकार जो है वो काम नहीं करेगा, वो अपने आप को सीमित कर लेगा, जबकि विस्तारवादी राजकोषीय नीति में सरकार जो है वो मार्केट में पैसा भेजेगा, वो हस्तांतरित व्यय को बढ़ाएगा, तो ये सभी होता है। तो संकुचनवादी मौद्रिक नीति होता है और एक आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति होता है। तो बताया जा रहा है कि एक तो आपका यूरो जोन संकट आया, उसके बाद आरबीआई के द्वारा संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाया गया, इसके अलावा वैश्विक स्तर पे जो है वो क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है इसके दाम में वृद्धि हो गई अप्रत्याशित, इसके कारण से फिर से आपका जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका जो सर्विस सेक्टर है इसका जो समृद्धि दर है, इसका जो ग्रोथ रेट है इसमें लगातार क्या होने लगा, जो है वो गिरावट होने लगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका 2016 तक जारी रहा, और इसके कारण फिर से आपका रोज़गार विहीनता की समस्या हो गई। क्या हो गई, रोज़गार विहीनता, यानी कि वही आपका जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये जो समस्या है वो समस्या तो थी, अब ये और भी अधिक इसमें वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप नए सरकार के द्वारा, जब नया गवर्नमेंट आया मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया, नीतिगत सुधार किए गए, और नीतिगत जो है सुधार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें नीति आयोग की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना जो है वो महत्वपूर्ण है।
देखो फिर क्या हुआ कि आपका ये सभी जो प्रॉब्लम हो ही रहा था, फिर हम लोग देखे कि आपका इकोनॉमी क्या बोलते हैं सर्विस सेक्टर और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ये एकदम पूरा इसमें ग्रोथ रेट जो है वो एकदम धीरे धीरे गिरते चला गया, और ये जो प्रॉब्लम है वो 2016 तक चलते रह गया। इसी कारण से आपका रोजगार विहीनता की समस्या सामने आई, और जो रोजगार विहीनता की समस्या जो पहले से थी वो उसमें और भी विकराल रूप ले लिया वो। इसके अलावा जब नई सरकार आया तो इसके साथ ही नई सरकार के द्वारा कुछ कुछ नीतिगत सुधार को प्रस्तुत किया गया, और इस नीतिगत सुधार में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, और आपका योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग ला दिया गया, और आपका जो पंचवर्षीय योजना है इसको बंद कर दिया गया। फिर नीति आयोग के द्वारा जो है वो काम प्रारंभ हो गया। अब देखिए कि जो आपका नीति आयोग है ये क्या है क्या नहीं है, ये क्या काम किया, उस सभी के बारे में हम लोग अब देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए यहाँ तक जो है वो आपका तीसरा चरण का जो है वो योजना हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 गो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़े हैं, जो कि 1992 से लेकर 2017 तक चला है, और इसको हम लोग मनमोहन सिंह का चरण कहते हैं। हम सभी को पता है कि 1991 से पहले गवर्नमेंट का जो नेचर था वो डायरेक्टेड और आपका कंट्रोलर के रूप में था, यानी कि निर्देशात्मक और आपका आदेशात्मक था। लेकिन बाद में इसका प्रकृति कैसा हो गया, तो वो आपका सहायता यानी कि एक फैसिलिटेटर के रूप में हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1991 के बाद से। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरी तरीके से आपका जो है वो 5 ईयर प्लान वाला जो टॉपिक था यहाँ पे ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपका एनडीसी भी दिया हुआ है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और साथ ही साथ आपका योजना आयोग के प्रमुख कार्य वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन योजना आयोग तो अब रहा नहीं है, तो दिन उससे क्वेश्चन तो आपका नहीं बनेगा, लेकिन आप योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही लिए हैं कि योजना आयोग क्या है क्या नहीं है। सो अब हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग और आपका योजना हाँ ठीक है, हल्का सा योजना आयोग तो हम लोग पढ़े ही है। अब हम लोग नीति आयोग और आपका जो एनडीसी है यानी कि राष्ट्रीय विकास ये परिषद, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद जो है वो हम लोग ये टॉपिक जो है वो आपका 5 ईयर प्लान का ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 क्लास में यानी कि 6 घंटे में आपका 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक है वो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका केवल आप ये वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कम से कम 4 बार देखिएगा वीडियो को, और 4 बार वीडियो देखने के बाद इसका जो है वो आप अपने स्तर पर नोट्स बनाइएगा, कीवर्ड्स तैयार कीजिएगा। फिर आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एनडीसी के बारे में और नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पहले हम लोग जानेंगे एनडीसी के बारे में, जिसको हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में जानते हैं। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में एनडीसी और आपका योजना आयोग दोनों के बारे में पढ़ना था। योजना आयोग तो रहा नहीं, तो बस हम लोग योजना आयोग कब इस्टेब्लिश इसका हुआ था, इसमें क्या क्या कौन कौन सदस्य हैं वो सभी हम लोग जान गए थे। अब हम लोग नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि भारत के आर्थिक सामाजिक विकास के उद्देश्य से गठित एक उच्च स्तरीय निकाय था। तो भारत का आर्थिक और सामाजिक जो विकास है इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक हाई लेवल का एक निकाय बनाया गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग एनडीसी। इसकी जो स्थापना है वो आपका 6 अगस्त 1952 को की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया को मजबूत बनाना था, ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना था, तथा राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावशाली रूप से लागू करना था, और इसे भारत में योजना प्रणाली की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था माना जाता था। तो भारत में जो भी योजना बनाया जाता था उसका सबसे सर्वोच्च नीति निर्माण अगर कोई संस्था थी तो वो आपका एनडीसी थी। आगे देख लीजिए, एनडीसी योजना आयोग का जो है वो एक तरह से पूरक निकाय था, जो आर्थिक नीतियों पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करता था। तो जो भी आर्थिक नीति बनाई जाती थी योजना आयोग के अंतर्गत 5 ईयर प्लान में, उसका जो है वो अंतिम रूप से उसको स्वीकृति प्रदान करने का काम एनडीसी के द्वारा किया जाता था। यह ना तो संविधान में उल्लिखित था और ना ही ये विधिक आधार वाला कोई निकाय था, बल्कि यह एक गैर संवैधानिक गैर वैधानिक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण निकाय था। तो जो आपका एनडीसी है वो एक तरह से आपका गैर संवैधानिक है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, और ये आपका गैर वैधानिक भी है। गैर वैधानिक कहने का मतलब है ये कोई इसके लिए कोई किसी भी तरह का कोई विधि नहीं बनाया गया है। हम लोग हमेशा जानते हैं एक होता है आपका सांविधिक जिसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक, एक होता है आपका गैर संवैधानिक, और एक होता है आपका विधिक अधिकार,
ठीक है ना, जिसको हम लोग संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। आगे देख लीजिए स्थापना की पृष्ठभूमि। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि पिछड़ापन और औद्योगिक विकास की जो है वो कमी जैसी अनेक चुनौतियां हमारे सामने थी। और इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने एक समन्वित और वैज्ञानिक योजना प्रणाली का जो है वो निर्माण किया। और पहला कदम था योजना आयोग। तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया। क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग का आज़ादी हो गया, आज़ादी के बाद हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि पिछड़ापन, औद्योगिक विकास, इन सभी के जो समस्या हमारे सामने आई, और इन समस्याओं को सरकार के द्वारा सॉल्व करने के लिए एक समन्वित और वैज्ञानिक योजना प्रणाली का जो है वो निर्माण किया गया। और इसके तहत दो कदम उठाया गया। पहला कदम योजना आयोग का स्थापना किया गया 1950 में, और दूसरा कदम योजना जो भी योजना बनेगा उन योजनाओं की स्वीकृति और राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एनडीसी का गठन किया गया 1952 में। क्लियर। आगे देखिए, उस समय केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक था। एक तरह से आपका संघात्मक सरकार को स्ट्रॉन्ग बनाना था, और इसी कारण एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो योजना आयोग की नीतियों पर अंतिम निर्णय ले और राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे। और यह जो भूमिका है वो एनडीसी ने प्रभावी रूप से निभाया भी था। अगर हम लोग एनडीसी की संरचना देखें, इसका जो कंपोजिशन, तो बोला जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना बहुत ही व्यापक थी, ताकि विकास नीतियों में सभी हितधारकों की जो है वो भागीदारी वो सुनिश्चित हो सके। और अगर हम लोग इसके सदस्य देखें तो इसके सदस्य इस प्रकार थे। इसमें चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसमें सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक है या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको भी शामिल किया जाता था। इसमें योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो भी आपका एनडीसी में शामिल होता था, और अन्य जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाता था। और बोला जाता था कि आप जो है हम लोग मिलकर एक जो भी योजना बनाया जा रहा है उन योजनाओं के ऊपर अंतिम स्वीकृति हम लोग मिलकर हम लोग देंगे। आगे देखिए, यहाँ है कि इस प्रकार यह जो निकाय है यानी कि एनडीसी भारत के केंद्र राज्य संघवाद का प्रत्यक्ष प्रतीक था। और क्योंकि इसमें नीतियाँ केवल केंद्र नहीं बनाता था बल्कि राज्यों की सहमति और भागीदारी भी इसमें अनिवार्य थी। आगे देखिए, एनडीसी के प्रमुख उद्देश्य यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला उद्देश्य इसका ये था कि राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना, यानी कि योजना आयोग के द्वारा जो भी तैयार किया जा रहा है पंचवर्षीय योजना, ये एनडीसी के समक्ष प्रस्तुत होती थी। एनडीसी इसके ऊपर चर्चा करता था और संशोधन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो संशोधन करता था, और संशोधन के बाद ही योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यहाँ से मिलता था एनडीसी के द्वारा। आगे देखिए, केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ाना। तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में राज्यों की जो भूमिका है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। देन ऐसे में एनडीसी राज्यों की राय लेकर योजनाओं में आवश्यक बदलाव करता था, और जिससे संयुक्त प्रयासों से जो है वो विकास क्या हो सके, संभव हो सके। तीसरा नंबर पॉइंट इसका उद्देश्य एनडीसी का कि विकास नीतियों का ये मूल्यांकन करता था। तो ये जो एनडीसी है वो नीतियों के क्रियान्वयन यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रगति की समीक्षा करता था, उसका रिव्यू करता था, और आवश्यक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी किया करता था। आगे देखिए, चौथा नंबर पॉइंट, तो बोला जाता है इसका चौथा उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, यानी कि नेशनल क्या क्या प्रायोरिटी है उसका ये जो है वो डिसाइडिंग करता था। तो जैसे कि आपका किस क्षेत्र को प्राथमिकता ज़्यादा देना है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, आपका एजुकेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, किन विषयों पे ज़्यादा जो है प्राथमिकता देना है वो डिसाइड करता था एनडीसी, और इन सभी विषयों पर प्रमुख निर्णय एनडीसी करता था। पांचवा उद्देश्य देख लीजिए, योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की दिशा यही तय करता था। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजना के जो भी वित्तीय संसाधन है यानी कि जो आपका फंडिंग रिसोर्सेस है ये जुटाने का काम करते थे, और केंद्र और राज्य दोनों करता था, और इसमें सहयोग कौन कर रहा है, आपका एनडीसी। ये सभी हो गया एनडीसी का आपका उद्देश्य। अब देखिए एनडीसी के प्रमुख क्या क्या कार्य रहे यानी कि इनका फंक्शन। तो पहला एनडीसी का कार्य कि ये पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता था। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर की जो है विकास नीति उनको ये अंतिम रूप देता था। इसके अलावा राज्यों की समस्याओं का ये समाधान करता था, योजना आयोग को ये सलाह देता था, और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में ये सुधार, यहाँ पे जो भी सुधार करना है ये वहाँ पे
उसको समझाता था या सुझाता था, एक तरह से ना उसको अनुशंसा देता था, रिकमेंडेशन, ठीक है ना, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों का जो है वो संतुलित वितरण भी करता था। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी संसाधन है, इन संसाधनों का जो है वो बैलेंस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता था। 7वां नंबर इसका कार्य देख लीजिए, ये प्रधान क्षेत्रों की पहचान करता था कि कौन किस में ज़्यादा हम लोगों को योगदान देना है, किस में ज़्यादा हम लोगों को काम करना है। गरीबी उन्मूलन हो गया, कृषि सुधार हो गया, तकनीकी विकास हो गया, शिक्षा का प्रसार हो गया, किस में ज़्यादा ध्यान देना है वो डिसाइड करता था एनडीसी। आगे देखिए, एनडीसी का प्रभाव अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर भी देखा जा सकता है। एनडीसी का प्रभाव जैसे कि हरित क्रांति, औद्योगिकीकरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा के विस्तार में इसकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही। आप अगर इस पॉइंट को बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। आगे देखिए, एनडीसी की बैठकों की प्रकृति कैसे होती थी वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि एनडीसी की जो भी बैठक होती थी, जो भी मीटिंग होती थी, वो आवश्यकता अनुसार बुलाई जाती थी। प्रारंभ में ये हर वर्ष कम से कम एक बैठक आयोजित होती थी। बैठकों में निम्न बिंदुओं पर जो है वो विस्तार से चर्चा होती थी, जैसे कि आपका वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है, क्या नहीं है, कैसे उसमें चेंजिंग करना है, वो साथ ही साथ योजना क्रियान्वयन की प्रगति, यानी कि जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसका कैसा गति होगा। इसके अलावा राज्यों की समस्याएं क्या है और उनकी मांगें क्या है, इन पे चर्चा होती थी। नए विकास लक्ष्य का निर्धारण क्या कैसे हम लोग करेंगे, इनके ऊपर भी उनका जो है वो चर्चा होता था। आगे देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो बैठक की अध्यक्षता करते थे और जिससे इसे और भी अत्यधिक महत्व प्राप्त होता था। आगे देखिए, संघीय जो भी ढांचा है, यानी कि संघात्मक ढांचा फेडरलिज्म में, इसमें एनडीसी की क्या भूमिका है वो देख लीजिए। तो ये सहकारी संघवाद को, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये और भी मजबूत करता है। कैसे करता है वो देख लीजिए। यह वह मंच था जहां केंद्र और राज्य समान स्तर पर बैठकर राष्ट्रीय विकास का जो है वो रोड मैप बनाते थे, यानी कि देश के लिए, यानी कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों का जो है वो विकास का मॉडल के लिए एक तरह से रोड मैप बनाते थे। सरकारी संघवाद को ये बढ़ावा दे रहा है ना। राज्यों को यह महसूस होता था कि वे योजना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे केंद्र राज्य का जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता था। इसके अलावा नीति निर्धारण में राज्यों की सहभागिता बढ़ती थी। कहने का मतलब है कि अन्यथा नीतियाँ केवल केंद्र के द्वारा बनाई जाती। देखिए क्या हुआ धीरे धीरे इसमें, कि जो नीति निर्माण है इसमें पहले राज्यों की पार्टिसिपेशन कम था। देन ऐसे में क्या हो गया कि जब आपका एनडीसी आया तो एनडीसी से क्या हो गया कि नीति निर्माण में राज्यों के बीच जो है वो पार्टिसिपेशन का जो रेशियो है ये बढ़ा। ऐसे में क्या हो गया कि दोनों खुश है ना भाई एक तरह से। पहले क्या होता था कि जो नीति था वो केवल केंद्र के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन एनडीसी में राज्यों की राय, उनका सुझाव, इन सभी को शामिल किया जा रहा है, तो इससे राज्य भी खुश है। केंद्र राज्य का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी कम हो रहा है। इससे आपका क्षेत्रीय असंतुलन इसको भी कम किया जा सकता था। जैसे कि विकास नीतियों में जो पिछड़े राज्य है इनकी विशेष मांगों को शामिल किया जाता था और एक तरह से आपका संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाता था। एकदम बैलेंस, एकदम ग्रोथ को, डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता था। अब देख लीजिए योजना आयोग और एनडीसी का संबंध क्या क्या था, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोला जाता है कि योजना आयोग तकनीकी और एक विशेषज्ञ संस्था थी जो कि योजनाएं तैयार करती थी। तो देखो योजना आयोग और एनडीसी में एकदम पूरा बेसिक अंतर यही है कि योजना आयोग जो है वो एक तरह से आपका तकनीकी और एक विशेषज्ञ संस्था थी जो कि केवल योजना तैयार करती थी, और एनडीसी जो है वो एक आपका राजनीतिक और निर्णयकारी संस्था थी जो कि उन योजनाओं को स्वीकृति या फिर जो है वो स्वीकृति प्रदान करती थी। तो एक तरफ योजना आयोग जो है वो तकनीकी और विशेषज्ञ संस्था थी, जबकि एनडीसी जो है वो एक तरह से आपका पूरी तरीके से पॉलिटिकल संस्था थी, राजनीतिक और निर्णयकारी, ये डिसीजन लेती थी। योजना आयोग के द्वारा योजना तैयार किया जाता था और एनडीसी के द्वारा उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती थी। दोनों मिलकर भारत की योजना प्रक्रिया की अगर देखी जाए तो ये आपका रीढ़ थे, ठीक है। ये हो गया एनडीसी के बारे में। आगे देखिए एनडीसी के समक्ष चुनौतियां क्या रही है वो देखिए। तो पहला चुनौती है कि बढ़ती हुई जटिल आर्थिक समस्याएं। तो हमारे यहाँ जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही थी। राज्यों की वित्तीय सीमाएं, ये एनडीसी की समक्ष चुनौतियां थी। योजनाओं का केंद्र प्रधान होना, जो भी योजना बनता था उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी केंद्र को दिया जाता था, ये भी समस्या थी थोड़ी सी। बहुत बड़ी सदस्य संख्या जिससे निर्णय लेने में समय लगता था। अब देख लीजिए अगर 2-4 आदमी हो
तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन वही अगर 200-300 आदमी हो तो इसमें से 50 आदमी समझे हैं, 50 आदमी को खुश करने में समय लग रहा है। तो ऐसे में जितनी बड़ी सदस्य संख्या होगी दिन ऐसे में आपका निर्णय लेने में समय लगेगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल के भी आदमी है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी है, सभी केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पे प्रशासक और गवर्नर जो भी है इन सभी को शामिल किया गया है। लोग ज़्यादा तो डिसीजन लेने में कमी या मतलब देरी होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी देरी होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। पहले योजना आयोग था, बाद में आपका नीति आयोग आया। तो जैसे हम लोग योजना आयोग को बंद कर दिए क्या, उसी तरह हम लोग एनडीसी का भविष्य क्या था क्या नहीं था वो देखिए। तो 2014 में केंद्र सरकार बना, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो है वो सरकार हट गया और फिर आपका बीजेपी का गवर्नमेंट आया 2014 में। तो बोला जा रहा है कि 2014 में केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। तो 2014 में ही केंद्र सरकार जो है वो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया, और इस परिवर्तन के बाद जो है वो एनडीसी की जो है भूमिका वो लगभग समाप्त मानी जाने लगी, क्योंकि योजना आयोग तो रहा ही नहीं, और ये तो केवल योजना आयोग का जो भी योजना बनता था उसको ये स्वीकृति प्रदान करता था। देन ऐसे में अब एनडीसी की जो भूमिका है वो लगभग समाप्त मानी जाने लगी थी। फिर 2015 के बाद से एनडीसी की कोई भी बैठकें नहीं हुई, और सरकार ने आप प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दे दिया कि एनडीसी की जगह गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग ने ले ली है। तो देखिए नीति आयोग जो है वो एक तरह से आपका गवर्निंग काउंसिल है, और एनडीसी का जगह जो वो आपका अब कौन ले लिया है, नीति आयोग, और योजना आयोग का भी जगह कौन ले लिया है, तो आपका वो नीति आयोग ले लिया है। तो अब आपका एनडीसी का भी कोई भी रिलेवेंसी नहीं रहा, और ना ही आपका योजना आयोग का कोई भी रिलेवेंसी रहा। इसके बाद देख लीजिए एनडीसी का महत्व, यानी कि इसका रिलेवेंसी क्या है वो देखिए। तो भले ही वर्तमान में एनडीसी सक्रिय नहीं है, लेकिन भारत की योजना प्रणाली को मजबूत बनाने में इसकी जो है भूमिका ऐतिहासिक रही है, एकदम हिस्टोरिकल रहा है। यह भारत के सहकारी संघवाद का सबसे वास्तविक प्रतीक था। पंचवर्षीय योजनाओं की संरचना, समीक्षा और संसाधन वितरण में इसका योगदान जो है वो इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है एनडीसी का। निष्कर्ष अगर देखा जाए ओवरऑल, तो बोला जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी स्वतंत्र भारत की विकास योजना प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ था। इसने 6 दशकों तक, यानी कि लगभग 60-70 सालों तक भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा दी और केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग की भावना को जो है वो मजबूत किया। यद्यपि वर्तमान में यह निष्क्रिय है और नीति आयोग ने इसकी भूमिका का अधिकांश हिस्सा खुद संभाल लिया है, फिर भी भारतीय विकास प्रशासन में इसकी ऐतिहासिक और संस्थागत महत्व अब भी बनी हुई है। ठीक है, इन सभी लाइन को एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये सभी बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। तो भारतीय विकास परिषद एनडीसी स्वतंत्र भारत की विकास प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ था। इसने लगभग 6 दशकों तक भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा दी और केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग की भावना को मजबूत किया। यद्यपि वर्तमान में यह निष्क्रिय है और नीति आयोग ने इसकी भूमिका का अधिकांश हिस्सा संभाल लिया है, फिर भी भारतीय विकास प्रशासन में इसकी ऐतिहासिक और संस्थागत महत्ता अब भी बनी हुई है। केंद्र राज्य समन्वय, लोकतांत्रिक सहभागिता और संयुक्त निकाय की अवधारणा को मजबूत करने में एनडीसी का योगदान आज भी अनुकरणीय है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, योजना आयोग नहीं रहा, लेकिन योजना आयोग जब तक था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, योजना आयोग और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, ये दोनों जब तक था तब तक ये दोनों तो बहुत ही मजबूत तरीके से इन लोग अपना अपना क्षेत्र में योगदान दिया है, चाहे वो केंद्र राज्य समन्वय की बात हो या फिर लोकतांत्रिक सहभागिता की बात हो या फिर संयुक्त विकास की बात हो। केंद्र भी विकास करेगा, राज्य भी विकास करेगा, दोनों मिलकर विकास करेंगे। तो इसमें ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाया था भैया, ठीक ना। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपका एनडीसी के बारे में किया गई है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है क्या नहीं है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एनडीसी के बाद हम लोग जो है वो अब आपका नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं कि नीति आयोग क्या है क्या नहीं है, ये कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो अब हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये 5 ईयर प्लान वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा 6 क्लास में, ठीक है। सबसे पहले तो नीति आयोग क्या है इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है।
नीति का फुल फॉर्म है, आयोग तो आयोग ही है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख विचार मंच यानी कि थिंक टैंक है, भारत सरकार का प्रमुख। और नीति आयोग की जो है वो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और यह संस्था भारत में विकास कार्यों, नीतियों और शासन सुधारों के लिए रणनीतिक, तकनीकी और समन्वयकारी भूमिका निभाती है। तो ये जो आपका नीति आयोग है ये भारत में विकास कार्यों, नीतियों और शासन सुधारों के लिए रणनीतिक, तकनीकी और समन्वयकारी भूमिका निभाती है। नीति आयोग को योजना आयोग 2005 योजना आयोग जो कि 1950 में बना था और एनडीसी जो कि 1952 में बना था। तो योजना आयोग को रिप्लेस करके इसको लाया गया था, हम सभी को पता है। और भारत में विकास प्रक्रिया अधिक विकेंद्रीकृत, सहभागी, आधुनिक और राज्यों की ज़रूरतों के अनुसार बने। नीति आयोग की स्थापना की पृष्ठभूमि देख लीजिए। तो इसका पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो हम सभी को पता है कि योजना आयोग की सीमाएं, तो 1950 में आपका योजना आयोग बना था जो कि एक केंद्रीकृत निकाय था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो संस्था थी जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती थी। योजना आयोग समय के साथ राज्यों की आवश्यकताएं जो है वो अलग अलग हो गई, आवश्यकताओं में विविध आवश्यकताएं बढ़ी, आर्थिक संरचना बदली, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आई, आपका मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नीति निर्माण में विशेषज्ञता और तकनीकी दक्षता की ज़रूरत बढ़ गई। तो नीति निर्माण में भी हम लोगों को अब विशेषज्ञता और तकनीकी दक्षता की जो है वो आवश्यकता होने लगी। और इन सभी चुनौतियों को देखते हुए योजना आयोग का जो ढांचा आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं रहा। देन ऐसे में योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। तो ये पहला पॉइंट नीति आयोग की स्थापना का जो है पृष्ठभूमि पहला है कि योजना आयोग की सीमाएं। दूसरा है सहकारी संघवाद की आवश्यकता, कि देश के राज्यों को केवल योजना फंड देने वाली संस्था नहीं चाहिए बल्कि उनकी आवाज़ भी नीति प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। तो हमारे देश के लिए हमारे देश के जो भी राज्य हैं, राज्यों को केवल योजना फंड देने वाली संस्था नहीं चाहिए कि कोई भी योजना केवल फंड देगी वो नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आवाज़ को भी नीति प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको भी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। तो ये सहकारी संघवाद की आवश्यकता हुई। इसके अलावा तीसरा नंबर पॉइंट कि परिवर्तन का उद्देश्य, और यही कारण था कि 2014 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को गठित कर दिया 2015 में। यहाँ तक नीति आयोग का जो है वो आपका स्थापना का पृष्ठभूमि रहा। पहला योजना आयोग की सीमाएं, और दूसरा सहकारी संघवाद की आवश्यकता, और तीसरा परिवर्तन का उद्देश्य। अब देखिए योजना आयोग की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो योजना आयोग जो है वो आपका गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है और यह एक तरह से केवल सलाहकारी यानी कि एडवाइजरी संस्था है। ये बाध्यकारी निर्णय नहीं लेती है, मैंडेटरी नहीं है, ये केवल एक तरह से आपका एडवाइजरी है। यह थिंक टैंक है, ये डेटा आधारित नीति विश्लेषण एवं नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है और यह केंद्र और राज्यों को जोड़ने का सर्वोच्च मंच है। तो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे सर्वोच्च मंच है। नीति आयोग की संरचना देख लीजिए, इसका कंपोजिशन। तो चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए, वाइस चेयरमैन, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है और यह आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, उपाध्यक्ष। पूर्णकालिक सदस्य यानी कि इसके फुल टाइम मेंबर कौन कौन हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कृषि, शिक्षा आदि के जो भी विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं ये इनके फुल टाइम मेंबर होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर भी इनके होते हैं, अंशकालिक सदस्य। तो जैसे कि आपका विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और जो भी अलग अलग अनुसंधान संस्थान हैं, इसके जो भी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं ये सभी इनके पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसमें आपका CEO साहब भी होते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं। तो सरकार के द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी जो आयोग के प्रशासनिक कार्यों को देखता है उनको CEO के पोस्ट में नियुक्त किया जाता है।
इसमें बोला जा रहा है कि गवर्निंग काउंसिल भी होता है और यह नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें शामिल है। देखिए, फिर इसी में नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल भी होता है जो कि नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसमें गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, गवर्निंग काउंसिल में भी। यही परिषद योजना आयोग के तहत एनडीसी की जगह कार्य करती है। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि एक आपका योजना आयोग था, योजना आयोग योजना बना रहा है और उसको स्वीकृति दे रहा है एनडीसी। ठीक उसी तरह नीति आयोग एक तरह से देखिए आने वाली प्लानिंग कर रही है और उन प्लानिंग को, उन योजनाओं को एक तरह से स्वीकृति देने का काम गवर्निंग काउंसिल कर रही है। सेम उसी जैसा है। और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। विशेष कार्य देखिए तो उप समूह या फिर उप समितियाँ यानी कि टास्क फोर्सेस एंड सब ग्रुप्स, ये विशेष मुद्दों और क्षेत्रों पर विशेषज्ञों की समितियाँ बनती है। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो इसके उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव देखिए। सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना, राज्यों को एक दूसरे से लक्ष्यों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना और इनके लिए प्रोत्साहित करना, यानी राज्य आपस में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपना टारगेट बना रहे हैं और उनको अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक व दीर्घकालिक नीति निर्माण, यानी कि देश के विकास के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान, लॉन्ग टर्म विजन और सुधार प्रस्ताव तैयार करना। इसमें 3 तरह का काम कर रहा है। एक तो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार कर रहा है, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म विजन तैयार कर रहा है और तीसरा आपका सुधार प्रस्ताव को भी ये तैयार कर रहा है। आगे देख लीजिए, विकास एजेंडा तैयार करना, तो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विकास एजेंडा तैयार करना, ये नीति आयोग का काम है। नीति संबंधी सुझाव देना, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, तकनीक, शहरीकरण आदि क्षेत्रों में सुधार हेतु ये नीतिगत सलाह भी देता है। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, AIM स्कूल आदि कार्यक्रमों को ये सहायता देता है। कार्यक्रम मॉनिटरिंग, तो सरकारी योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन करना और उनका सुधार करना, ये भी इनका नीति आयोग का कार्य है, मतलब ये उद्देश्य है। अब नीति आयोग के प्रमुख कार्य यानी इनके फंक्शन दिखते हैं। तो नीति निर्माण में केंद्रीकृत भूमिका, यानी कि नीति आयोग शोध, डेटा विश्लेषण, परामर्श, विशेषज्ञता के आधार पे नीतियाँ बनाने में सरकार की यह सहायता करता है नीति आयोग। इसके अलावा राज्यों को तकनीकी और संचालन सहायता देता है, तो विकास परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता देता है। इसके अलावा राज्यों की ज़रूरत के अनुसार मॉडल नीति संबंधी ये सुझाव भी देता है। साथ ही साथ योजनाओं का ये मूल्यांकन करता है, यानी कि नीति आयोग अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है बल्कि वार्षिक और दीर्घकालिक योजनाएं यानी कि स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाता है। तो जो आपका पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनाता है नीति आयोग, जैसे आपका योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था, लेकिन नीति आयोग क्या कर रहा है, ये 1 साल की योजना बना रहा है, 3 साल की योजना बना रहा है, दीर्घकालिक योजना बना रहा है या फिर वार्षिक योजना बना रहा है। नीति निर्माण में साझेदारी, तो जैसे कि आपका उद्योग को, निजी क्षेत्र, NGO, अनुसंधान संस्था, इन सभी के साथ ये सहयोग कर रही है। डेटा आधारित शासन, तो सुशासन सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आदि का ये विकसित कर रही है नीति आयोग के द्वारा। विशेष कार्यक्रमों को लागू करना, जैसे कि अटल नवाचार मिशन जिसको हम लोग AIM कहते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कार्यक्रम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमेटी। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम लोग SEQI कहते हैं, ये सभी इनके काम हैं। नीति आयोग की प्रमुख पहलों यानी कि मेजर इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो आपका पहला है अटल नवाचार मिशन जिसको हम लोग AIM कहते हैं। यहाँ पे विद्यालयों में ATL लैब की स्थापना की जा रही है। स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवा इनोवेटर्स को समर्थन दिया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इंडेक्स बनाया जा रहा है,
जिसमें हम लोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे सतत विकास सूचकों को मापने का ये डेटा सिस्टम विकसित किया गया है। यानी कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी आपका सतत विकास का जो सूचक है, इनको मापने का डेटा सिस्टम विकसित किया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये चालू किया गया है, जिसके तहत देश के 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, बुनियादी सेवाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है, हेल्थ इंडेक्स जारी कर रहा है, पोषण अभियान में ये सहयोग कर रहा है, आयुष्मान भारत के लिए नीति सुझाव कर रहा है। शिक्षा क्षेत्र में ये काम कर रहा है, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है, डिजिटल शिक्षा के लिए नीति समर्थन जारी करता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में डबलिंग फार्मर इनकम टास्क फोर्स ये लाए हैं। इसके अलावा कृषि बाजार सुधार सिफारिशें करता है, जल प्रबंधन मॉडल लाता है। ऊर्जा और पर्यावरण को देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति ढांचा तैयार करता है, रीन्यूएबल एनर्जी पर ये रोड मैप जारी करता है। अब देख लीजिए योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग, मुख्य अंतर दोनों में क्या है। पहलू योजना आयोग, नीति आयोग। पहला देख लीजिए, योजना आयोग जो था वो आपका 1950 में बना था और नीति आयोग 2015 में बना। योजना आयोग की प्रकृति केंद्रीकृत थी और नीति आयोग की जो प्रकृति वो विकेंद्रीकृत है। योजना आयोग जो है वो इनका कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ठीक ना, और इनका जो काम है वो रणनीतिक नीति और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीति आयोग का। आगे देख लीजिए, योजना आयोग वो शक्ति फंड आवंटन करता था, जबकि नीति आयोग फंड आवंटन नहीं करती है। योजना आयोग का अगर हम लोग दृष्टिकोण देखें तो वो आपका टॉप डाउन था, मतलब कि टॉप से बॉटम की ओर था। और नीति आयोग का जो है फंड मतलब ये नीति आयोग का जो है वो सिस्टम कैसा है, बॉटम से लेके अप तक, नीचे से लेके ऊपर तक। नीति आयोग में, योजना आयोग में राज्यों की भूमिका होती थी और नीति आयोग में इसकी जो है वो भूमिका कम हो गई, मतलब सीमित व्यापक है इसका। और अगर हम लोग देखें योजना आयोग का जो मुख्य फोकस था वो योजना निर्माण करने में था, जबकि नीति आयोग का जो है वो नीति सलाह और साथ ही साथ नवाचार में और सहयोग में है। नीति आयोग की कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है, आलोचनाएं भी है, वो देख लीजिए। सलाहकार संस्था होने के कारण इसकी जो सिफारिशें अक्सर लागू नहीं होती है। फंड आवंटन ना होने से इसकी ताकत योजना आयोग से कम समझी जाती है। राज्य अभी भी केंद्र पर वित्तीय सहायता हेतु निर्भर है, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा कई मामलों में इसकी भूमिका स्पष्ट नज़र नहीं आती है, कुछ कुछ मामले हैं उसमें। अब देख लीजिए नीति आयोग का महत्व, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बोला जाता है कि आधुनिक भारत की विकास ज़रूरतों के अनुरूप ये बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा डेटा आधारित नीति निर्माण करता है ये, तो ये इसका एक महत्व है। राज्यों को बराबरी का मंच प्रदान करता है। इसके अलावा नवाचार और स्टार्टअप को ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों पर यह निगरानी करता है और देश के पिछड़े जिलों के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये एक बढ़िया बात हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा निष्कर्ष देख लीजिए, नीति आयोग जो है वो भारत में परिवर्तनकारी, सहभागी और विकेंद्रीकरण शासन का प्रतीक है। तो नीति आयोग जो है वो भारत में एक परिवर्तनकारी, सहभागी और विकेंद्रीकृत शासन का एक प्रतीक है और यह देश को दीर्घकालिक विकास रणनीति, नवाचार, उद्यमिता, तकनीकी समाधान और सुशासन के लिए नए मॉडल प्रदान करता है। हालांकि यह एक सलाहकार संस्था है, फिर भी इनकी नीतियाँ और कार्यक्रमों ने देश की विकास प्रक्रिया को नई दिशा दी है। और वर्तमान युग में जहां दुनिया तेज़ी से बदल रही है, नीति आयोग का महत्व और भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो चाहे आप लाख बुराई कर लो, लेकिन फिर भी नीति आयोग का भूमिका भी है, योजना आयोग का जैसे भूमिका है इसी तरह से, ठीक ना। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपका ओवरऑल समझ में आ गया है, नीति आयोग के बारे में भी, योजना आयोग के बारे में भी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के बारे में भी। इसके अलावा आयोजना का तीनों चरण, पहला चरण जिसमें हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा पंचवर्षीय योजना को शामिल कर रहे हैं। दूसरा चरण जिसमें हम लोग चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां पंचवर्षीय योजना को शामिल कर रहे हैं। आयोजना का तीसरा चरण जिसमें हम लोग 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पंचवर्षीय योजना को शामिल कर रहे हैं। ये सभी हम लोग सब कुछ डिटेल से पढ़े हैं, तो अब इसमें ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिटेल से आपका हो चुका है क्लासेस, ठीक है। अब इसके आगे की जो भी चर्चा है वो हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे एक एक करके, ठीक है।
तो अब आप ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा, बस इसी क्लासेस को बार बार अगेन एंड अगेन देखते चले जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये जो पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक था वो पूरा आपका अच्छी तरीके से डिटेल से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक जो कि आपका ग्रुप सी का है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि आपका नई आर्थिक सुधार आया था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। और वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इसी के साथ इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में एक तरह से आपका इंटरलिंक्ड है कहने कहीं। तो दोनों को जब एक साथ आप पढ़िएगा ना तो एक फ्लो में आपको समझ में आएगा, इसलिए हम लोग ग्रुप सी का भी एक सेक्शन यहीं पे, एक टॉपिक जो है वो यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। तो उसकी चर्चा जो हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।